गजा का हुक्का पानी बंद कर इजराइल हमास को ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं इजराइल के खिलाफ इस वक्त हूती मैदान में उतरते हुए तेल अवीव को धमकी दे रहा है कि अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो तेल अवीव को जलाकर राख कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा हम रणनीति में कर रहे हैं हमास और इजराइल के बीच संभावित जंग की, जो कि एक बार फिर से छिड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि सीज फायर की जो पहली मियाद है 42 दिनों की, वो शनिवार को समाप्त हो चुकी है। सीज फायर का दूसरा फेज दोनों मिलकर शुरू नहीं कर पाए हैं। इस बीच इजराइल कैबिनेट की बैठक के बाद जो इजराइल ने प्रस्ताव दिया है वो ये है कि सीज फायर के पहले फेज का ही एक्सटेंशन होगा, यानी दूसरे फेज में अभी इजराइल प्रवेश नहीं करेगा। एक्सटेंशन के लिए जो तारीख तय की गई है वो रमजान की समाप्ति तक की रखी गई है। और ऐसे में हमास को इजराइल के इस प्रस्ताव को खारिज करने के सिवा कोई दूसरा चारा दिखाई नहीं देता, क्योंकि इससे पहले जो बैठक हुई थी उस बैठक में तय हुआ था कि इजराइल सीज फायर के दूसरे फेज में अपनी सेना को गजा की जमीन से विड्रॉ करेगा। लेकिन अब जिस तरह से इजराइल ने यू टर्न लिया है उससे हमास को समझ में आने लगा है कि इजराइल की रणनीति क्या है। और इस बीच हूती का बयान काफी दर्ज करने लायक है। यहाँ हूती के चीफ अल हूती ने यमन से एक बार फिर से इजराइल के लिए चेतावनी जारी की है कि जिस तरह के हालात इजराइल इस वक्त गजा में पैदा कर रहा है, जिस तरह से उसने इजिप्ट बॉर्डर पर जो रसद है, सामग्री है, जो खाने पीने का सामान है, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, उसकी एंट्री पर बैन लगाई है और हमास को ब्लैकमेल कर रहा है। दाना पानी उसने गजा का बंद कर दिया है। इसके कड़े परिणाम इजराइल को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये परिणाम होंगे सीधे तौर पर तेल अवीव पर हमले का, ये परिणाम होगा तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार का। इस परिणाम के कारण तेल अवीव पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगा। ये चेतावनी अपने टीवी पर संबोधन के जरिए हूती ने जारी की है। और जाहिर तौर पर देखा जाए तो इस वक्त इजराइल और गजा के बीच जो शांति थी वो छिन्न भिन्न होती हुई हमें नजर आ रही है। हूती के बयानों में कहा गया है कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो कि इजिप्ट की तरफ से है, वहां से इजराइल की सेना पूरी तरह से निकले, इस इलाके को खाली करे। साथ ही जो रफा का बॉर्डर है वहां से भी दरअसल रसद के लिए रास्ता खोले। इजराइल की इस हरकत को जो ह्यूमन एजेंसी, ह्यूमैनिटेरियन एड देने वाली एजेंसियां हैं और यहाँ तक यूएन है, उसने भी दरअसल निस्तार किया है। उसने भी इसके ऊपर बड़े सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो अरब वर्ल्ड में भी इजराइल के स्टैंड के बाद खलबली मची हुई है। जी हाँ, उस अरब वर्ल्ड में जिसको ऐसा लगता था कि 19 जनवरी के बाद हुए सीज फायर के कारण अब शांति लौटेगी, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से यूटर्न लिया है और जिस तरह से ट्रंप ने गजा में अपने प्रस्ताव को रखा है कि वहां से भारी पैमाने पर फिलिस्तीनियों को हटाया जाए और वहां एक तरह से रिवेरा बनाया जाए, इस प्रस्ताव से अरब वर्ल्ड में भी खलबली है। और मंगलवार को ही दरअसल अरब वर्ल्ड के बड़े नेता कायरो में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें इजराइल के स्टैंड और जो ट्रंप का प्लान है उसके खिलाफ योजना बनाई जाएगी। इसको लेकर ये बैठक हो रही है। यानी हम देखें तो इजराइल के यूटर्न से और ट्रंप के प्लान से इस वक्त समूचा अरब वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से बेताब नजर आ रहा है, वो पूरी तरह से बेचैन नजर आ रहा है। और एक बार फिर से हम देखें तो ईरान और ईरान के जो सपोर्टिव आयरन ऑफ हम रेसिस्टेंस की बात करते हैं वो भी एक्टिव नजर आ रहा है, जिसके तहत हम देख रहे हैं साफ तौर पर किस तरह से हूती ने चेतावनी जारी की है। जाहिर तौर पर इस वक्त देखें तो जिस तरह से गजा पूरी तरह से रबल में तब्दील है, जिस तरह से गजा पूरी तरह से बर्बाद है, जहां तकरीबन ऑन रिकॉर्ड 48,000 लोग पिछले जो महीनों से चले आ रहे जंग उसमें मारे गए हैं, 1.25 लाख से लोग जो हैं ज्यादा घायल हुए हैं। पूरी तरह से आप देखें गजा के जो मैप आपको दिखाई देते हैं या सैटेलाइट इमेज दिखाई देते हैं या वहां से जो लोकल रिपोर्ट्स और विजुअल्स फोटोग्राफ्स आते हैं उसमें देखा जा सकता है कि गजा में किस तरह से तबाही जो है वो इजराइल के साथ जंग में आई है। इस बीच आपको रमजान मनाते हुए लोग और जाहिर तौर पे इस पवित्र महीने में ईश्वर के प्रति अपने शुक्रिया को अदा करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके लिए जो कि आप समझिए कि रोज़ा रखते हैं, जिन्हें एक टाइम भोजन करना है, उनके भोजन पर भी, उनके हम कहें कि खान पान पर भी इजराइल की इस पाबंदियों ने आफत ला दी है। और इस वक्त गजा सबसे बड़े मानवीय त्रासदी में एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। जानकार बतला रहे हैं कि दरअसल रसद बंद कर इजराइल बाध्य करने की कोशिश कर रहा है हमास को कि हमास किसी भी तरह से दरअसल उसके इस एक्सटेंशन प्रस्ताव को मान दे, यानी फेज 2 में एंटर इजराइल और हमास न करे और जाहिर तौर पे जो सीज फायर का फेज 1 है उसी को एक्सटेंड किया जाए। और अगर सीज फायर का फेज 1 एक्सटेंड होता है तो इसमें एक्सपेक्टेशन क्या होगा। दरअसल इस वक्त भी आप देखें तो तकरीबन 59 की संख्या में इजराइल के बंदी हमास के हाथों में हैं और इसमें तकरीबन 35 मारे गए हैं ऐसा बताया जा रहा है, 24 अभी भी जिंदा हैं।
इसराइल की कोशिश ये होगी कि वो फेज 2 सीज फायर में एंटर ही ना करे और फेज 1 के अंतर्गत ही वो हमास पर दबाव बनाए कि 2 दर्जन जो उसके जिंदा कैदी हैं उसको हमास रिहा कर दे। और इस तरह से जो पहले बातें हुई थी जिसमें तय हुआ था कि पहले फेज में इसराइल और हमास एक दूसरे के बंदी और कैदी छोड़ेंगे, उसके बाद जो तकरीबन 60 बच जाएंगे वो दूसरे फेज में हमास छोड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही इसराइल को अपनी सेना गजा से विड्रॉ करनी होगी और थर्ड फेज आएगा तब गजा के पुनर्निर्माण की शुरुआत होगी। इस बीच हम देखें तो तकरीबन आप समझिए कि जो कैदी हैं मैक्सिमम वो इसराइल के निकल चुके हैं, महज 2 दर्जन हमास के हाथों बचे हुए हैं। और इसराइल चाहता नहीं कि अब दूसरे फेज में जाए, यानी आईडीएफ के को बाहर निकाले। इस बीच एक और बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि इसराइल ने एक और प्रस्ताव रखने की तैयारी दी है कि अगर गजा से आईडीएफ निकलेगा तो हमास को भी निकलना होगा। और जाहिर है कि अब जिस तरह का स्टैंड इसराइल ले रहा है, जिस तरह से कड़े प्रावधान हमास के सामने रख रहा है, इन प्रावधानों के तहत आगे बातचीत हो पाए इसकी संभावना धूमिल नजर आ रही है। तो फिर होगा क्या? फिर होगा युद्ध, फिर वही होगा जो पिछले कई महीनों से हो रहा था, फिर वही होगा जिसके कारण दुनिया के पटल पर देखें तो मानवता सबसे ज्यादा त्रस्त नजर आ रही थी, फिर वही होगा जिसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन कैजुअलिटी फिर से आगे बढ़ेगी। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि इन 42 दिनों के सीज फायर के भीतर भी देखें तो दरअसल आईडीएफ ने जो हमास के खिलाफ कार्रवाई हो वो इंटरनली जारी रखी, भले ही आपको एरियल अटैक न दिखाई दे रहा हो, लेकिन कैजुअलिटी रुकी नहीं। और फिर से हालात एक बार जिस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं, उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि रमजान के इस महीने में ही कहीं फिर से जंग जो है वो इसराइल और हमास के बीच न छिड़ जाए, इसराइल और हूती के बीच न छिड़ जाए, हिजबुल्लाह फिर उतर करना इस युद्ध के मैदान में आ जाए और ईरान के लिए भी दरअसल इसराइल से लोहा लेना इस वक्त मुफीद हो पाए। क्योंकि स्थितियां और परिस्थितियां दरअसल इसराइल के प्रस्ताव के बाद, ट्रंप के प्लान के बाद, नेतन्याहू के यू टर्न लेने के बाद, आईडीएफ की तैयारियों के बाद यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये भी हम देख रहे हैं कि दबाव नेतन्याहू के ऊपर उनके वॉर कैबिनेट के भीतर भी है। उस कैबिनेट के भीतर जहां पर कई मंत्रियों ने कहा है कि अब 42 दिनों का सीज फायर खत्म हुआ, दोबारा से वॉर को रिज्यूम करते हुए आईडीएफ को गजा में हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने बंधकों को निकालने के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए और किसी कीमत पर आईडीएफ जो है वो गजा को खाली न करे, इस तरह के स्वर बुलंद होते हुए इसराइल के कैबिनेट के भीतर दिखाई दे रहे हैं और बाहर भी, जिसका असर सीधे तौर पर देखें हम तो नेतन्याहू के ऊपर भी पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो हालात है उसमें यह तय करना मुश्किल है कि क्या है दरअसल अंदर खाने की रणनीति, क्योंकि जो बाहर दिखाई दे रहा है वो तो युद्ध की रणनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारी नज़र लगातार गजा और हमास के बीच बनी हुई है, हमारी नज़र लगातार ईरान पर भी बनी हुई है, साथ ही कैरो में होने वाली बैठक पर भी बनी हुई है, जिसमें अरब वर्ल्ड तय करेंगे कि किस तरह के कदम आगे उठाने हैं, किस तरह से इसराइल को मनाना है, किस तरह से फिर से सीज फायर के टेबल पे लाना है, गजा का भविष्य क्या होगा, गजा का पुनर्निर्माण क्या होगा। जिस तरह से रसद बंद करके ब्लैकमेल करने की जो नई रणनीति अख्तियार की है, ये दरअसल वॉर में इस वक्त की सबसे बड़ी रणनीति कह सकते हैं जो नेतन्याहू ने अख्तियार किया है, उससे कैसे निपटना है। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इससे हम आगे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।